गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हैं आप सब? हमने पिछले दिनों में 3 फीचर्स किए थे, 3 भौतिक लक्षण। पहला हिमालय पर्वतमाला, दूसरा उत्तर का उपजाऊ मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। अब हम 4th फीचर लेते हैं जो है आपकी बुक में भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल से आप क्या समझते हैं? मरुस्थल या मरुभूमि, डेजर्ट। मरु माने जो सैंड से बना हुआ है। रीज़न, वहाँ रेनफॉल यानी वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण वहाँ पर वेजिटेशन या वनस्पति बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। तो वो स्थान जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और वनस्पति विहीन है, रहित है, वनस्पति वहाँ नहीं है, ऐसे स्थान को बोलते हैं मरुस्थल। अब भारत में मरुस्थल कौन से राज्य में है आपको पता होगा। अगर एक आधे बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो वेरी गुड, इसका मतलब उन्हें जो फिज़िकल फीचर वाला लेसन है वो थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा है। राजस्थान राज्य है ना, यही आ रहा था दिमाग में। हाँ, तो राजस्थान राज्य में ये देखो आपकी बुक में ये मैप है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ मरुस्थल। ये वाला हिस्सा पूरा राजस्थान में आता है जहाँ लिखा है भारतीय मरुस्थल। अब इसका कारण क्या है कि ये वाला स्थान मरुस्थल है? आप देखो नीचे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो जो ये विंड्स आती हैं वो अरावली की पहाड़ियों से इधर मुड़ जाती हैं। यहाँ से जो विंड्स आई वो भी अरावली की पहाड़ियों तक नहीं पहुँची। ये मरुस्थल है, ये पहाड़ियाँ हैं, ऐसे ये तो ऐसे चली गई। ये जो विंड्स आई वो यहाँ से मुड़ गई। पहाड़ियों के कारण जो विंड्स हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं और राजस्थान में बारिश कम होती है। कम बारिश होने के कारण देखो आपकी बुक में लिखा है वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम है। 150 मिलीमीटर, और आजकल तो दिल्ली में एक दिन में 150, दो दिन लगा लो या एक हफ्ते में लगा लो, 150 से ज़्यादा वर्षा हो रही है। और ऐसे ही राजस्थान में भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये राजस्थान शुरू से ही डेजर्टेड एरिया था या भारतीय मरुस्थल यहीं पे स्थापित था, ऐसा नहीं है। जो इसके नीचे शैलें पाई जाती हैं वो ये बताती हैं कि मेसोजोइक, एक वर्ड लिखा होगा आपकी बुक में, मेसोजोइक समय में ये समुद्र का हिस्सा था और समुद्र में मंथन के कारण ही यहाँ पर अवसादी शैलें भी पाई जाती हैं और कायांतरित भी पाई जाती हैं। चूना पत्थर है, संगमरमर है, लाल पत्थर है, यहाँ इनका पाया जाना। और इसके साथ साथ जीवाश्म पार्क भी, जीवाश्म पार्क समझते हो, जो डेड एनिमल्स या प्लांट्स के वो बचे हुए मिलते हैं उनको जीवाश्म बोलते हैं ना, तो वो पाए जाते हैं। तो वो सारे जो है वो समुद्री जीव जंतुओं के हैं, समुद्री जो वनस्पति है उसके हैं। तो वहाँ पर समुद्र कैसे आ गया? तो इसका मतलब है हिस्टोरिकल टाइम में कभी ये समुद्री प्रदेश का हिस्सा रहा होगा। धीरे धीरे क्लाइमेटिकली जो चेंजेस आते चले गए, जलवायविक दशाएं चेंज होती चली गई और ये हिस्सा जो है पानी या आपको हो वर्षा विहीन हो गया। पानी या वर्षा कम हुई जिसके कारण वनस्पति कम हुई और आज ये हमें भारतीय मरुस्थल या डेजर्ट के रूप में भारत की राजस्थान राज्य में मिलता है। क्लियर हो गया? आप अरावली की पहाड़ियों को इसका मेन रीज़न बना सकते हैं कि अरावली की पहाड़ियों के कारण जो मानसून पवनें हैं वो राजस्थान में नहीं जा पाती और वो अपने रास्ते को बदल लेती हैं। जैसे नदी रास्ता बदल लेती है, ऐसे विंड्स भी रास्ता बदल लेती हैं। ठीक है, अब इनमें क्या मिलता है? अब सैंड ड्यून्स होंगे, डेजर्टेड एरिया है तो सैंड ड्यून्स हैं। छत्रक चट्टानें पाई जाती हैं, छतरी के आकार की होती हैं, आगे पढ़ोगे आप इनके बारे में। बस यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो अल्पकालिक हैं। इनकेस बारिश हुई तो वो नदियों में पानी आ जाता है, मौसमी नदियाँ होती हैं। एक छोटी सी नदी है लूनी नदी, वो नमक वाली है। लून, अगर कोई पंजाबी हो तो उसको पता होगा, लून को
पाकिस्तानी और वो वाली भाषा में ना नमक कहते हैं। और क्योंकि ये रेतीले स्थानों से होके आती है तो जो रेत में नमक का अंश होता है ना वो पानी में मिलके उसको नमकीन बना देता है, और यहाँ पर नमक का अंश बहुत ज़्यादा है, तो वो नदी का नाम ही लूनी नदी पड़ गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ नदियाँ तो ऐसी हैं जो थोड़े समय के लिए बहती हैं और थोड़ी देर के बाद वो लुप्त हो जाती हैं, जिनको आप स्थानीय नदियाँ या लोकल नदियाँ कह सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? अब है तटीय मैदान। तटीय मैदान मैंने आपको बताया था जब मैंने भारतीय प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया था। देखो ये सारा हिस्सा है पठार, और दोनों और तीनों तरफ पानी हो गया। तो इसी के कारण जो अरब सागर के पास स्थित है उसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, जो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है उसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो ये दोनों तटीय मैदान मिलके भारत के प्रमुख तटीय मैदानों का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो जो मैंने प्रवाह आरेख बनवाया था उसमें भी मैंने ये बताया था तुम्हें कि पश्चिमी और पूर्वीय तटीय मैदान अलग अलग हैं और दोनों ही दो दो हिस्सों में फिर सब डिवाइडेड है। आप अगर मैप देखो ना, ये मैप में देखो आपको डिवीज़न दिखेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कोंकण तट, फिर ये मालाबार तट, ये उत्तरी सिरकार, और ये नीचे वाला कोरोमंडल तट। अब भाषा के हिसाब से कह लो या ये तट की लंबाई इतनी ज़्यादा है, जलवायु के, मिट्टी के, भाषा के, रहने वाले लोग, उनका व्यवसाय, उस हिसाब से ना इन तटों को दो भागों में बांटा गया है। देखो पश्चिमी तट है, ये यहाँ से गुजरात के हिस्से से शुरू हुआ महाराष्ट्र तक है, तो इसको कोंकण तट बोलते हैं। यहाँ पे अधिकतर कोंकणी भाषा बोली जाती है। फिर कर्नाटक से ये शुरू होके नीचे साउथ तक आता है, पूरा नीचे यहाँ कन्याकुमारी है, ठीक है, इसको बोला जाता है मालाबार तट। यहाँ पे है तो ये पूरा पश्चिमी बंगाल का हिस्सा ले लो, उड़ीसा तक ये उत्तरी सरकार है। उसके बाद उड़ीसा के बाद जो प्रदेश आते हैं इसमें तमिलनाडु और ये कर्नाटक, ये यहाँ तक आंध्र प्रदेश, यहाँ तक मिलके ये कहलाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो संकरा है। उसका रीज़न है कि वहाँ पर नदियाँ कम हैं और जो नदियाँ हैं वो भी डेल्टा नहीं बनाती हैं। जो बंगाल की खाड़ी के पास मैदान है जिसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, वहाँ पर 4 नदियों के नाम बताए थे कल मैंने, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, चारों ही नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। स्टूडेंट्स, जब नदियाँ डेल्टा बनाएंगी तो वो अवसाद को वहाँ जमा करेंगी, परिणाम स्वरूप डेल्टा का निर्माण होगा, और जहाँ डेल्टा बनेंगे वो वहाँ चौड़ाई उस मैदान की बढ़ जाती है, क्योंकि वो मिट्टी अवसाद बैठेगी ना वहाँ पर। तो इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़े हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो हैं वहाँ पर सर्दियों की वर्षा होती है, पश्चिमी तटीय मैदान में गर्मियों की वर्षा होती है। पश्चिमी तटीय मैदान में केरल और कर्नाटक में इलायची की पहाड़ियाँ थी, हमने की थी, वहाँ पर ज़्यादातर मसालों की खेती होती है, मछली पालन बहुत है। फिर उसके अलावा जो मेन है कोकोनट यानी नारियल की खेती ज़्यादा होती है। चाय की खेती भी होती है केरल में, तो पूर्वी तटीय मैदान इसलिए फेमस हो गया, और ये वाला पश्चिमी तटीय मैदान इसलिए फेमस हो गया क्योंकि वहाँ केरल में चाय, कॉफ़ी, कर्नाटक है वहाँ भी कॉफ़ी, फिर मसाले केरला में है ना, महाराष्ट्र में पूरा नारियल है, कॉटन है, तो इसलिए इन फसलों के लिए फेमस है। इंडस्ट्रीज़ के लिए देखो, कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए कपास कितना महत्वपूर्ण है ना, और नारियल पानी से तो लोगों की शुरुआत होती है। यहाँ तक दिल्ली में बैठे हम नारियल पानी पीते हैं। बहुत कहते हैं ना, इतने खेत हैं वहाँ पे, इतने बाग हैं, और लोगों के घरों के आसपास भी नारियल ही नारियल होता है।
तो इस तरह से पश्चिमी तटीय मैदानों का ये महत्व हो गया। अब जो पूर्वी तटीय मैदान है उनका सबसे बड़ा महत्व है डेल्टा प्रदेश। डेल्टा होने के कारण ये नदियाँ जो हैं, एक तो हैं ही इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ, और जहाँ डेल्टा है वहाँ पे खेती के योग्य मिट्टी बहुत अच्छी है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। जहाँ लैटराइट मिट्टी है वहाँ पर भी खेती होती है किसी ना किसी तरह से। मछली पालन है, फिर वहाँ पर आप देखो चेन्नई में, मद्रास में सबसे ज़्यादा मछली पालन है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि अगर पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं, वहाँ पर भी जो जो खेती होती है या कहीं पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है तो वो हमारे बहुत काम आते हैं। मल्टीपर्पज़ हाइडल प्रोजेक्ट, बिजली बनती है, नहरों का निर्माण होता है, खेती कर पाते हैं, वहाँ मछली पालन होता है। तो इस तरह से ये दोनों ही तटीय मैदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और नॉर्थ में अगर उत्तर मैदान ब्रेड बास्केट यानी रोटी की टोकरी के रूप में जाने जाते हैं तो ये भी मसालों के लिए जाने जाते हैं। और आपको पता है अंग्रेज़ मसालों की तलाश में ही सबसे पहले भारत आए थे। तो मसाले बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए हमारे घरों में इनका देखो कितना अच्छे से इस्तेमाल होता है। अभी कोरोना में काढ़े पिए गए थे, उसमें भी ये सारे मसाले डलते थे। तो आपके नाम जो याद करना है ना, अपनी मम्मी से पूछना कौन कौन से मसाले हैं। काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, है ना। तो ये सभी मसाले जो हैं इनकी खेती यहीं पर होती है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों में। हो गया, लास्ट वाला भी कर ही लेते हैं आज। लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। दोनों ही द्वीप समूह बहुत दूर दूर अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन दोनों ही भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले हम कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो अंडमान और निकोबार अगर आप देखोगे ना बच्चे, यहाँ देखो ये अंडमान और ये निकोबार। निकोबार में लास्ट में इंदिरा पॉइंट आता है जो कि हमारी बाउंड्री लाइन का एक हिस्सा है। अब अंडमान तो ठीक है, वेल सेटल्ड लोग हैं वहाँ पे, ऑर्गेनाइज वे में मॉडर्नाइज भी हैं, लेकिन निकोबार आज भी ट्राइबल पीपल वैसे ही रहते हैं जैसे पहले रहते थे। आपको याद होगा अंग्रेज़ों के ज़माने में काले पानी की सज़ा दी जाती थी, वो यहीं भेजे जाते थे अंडमान में। आज भी वहाँ वो जो जेल है वो वैसे की वैसे है, और वो एक विजिटिंग प्लेस है, जो लोग जाते हैं उसको देखते हैं। अब इसको काला पानी क्यों बोला जाता था? क्योंकि वहाँ की जो समुद्र के नीचे वेजिटेशन है उसके कारण वहाँ का पानी काला काला दिखाई देता था। और इतनी दूर है, काला पानी गया तो फिर वो आएगा नहीं वापस वहाँ से। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है वो। और एक और बात, ये वॉल्केनिक इरप्शन से बने द्वीप समूह हैं। तो वो तभी मैंने बताया ना, नीचे ब्लैक ब्लैक है, ऊपर शेडो पड़ती है तो पानी काला होता है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण बने हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 500 से भी ऊपर है। बुक्स में ना चेंज हो जाती है इनकी संख्या, क्योंकि कभी ये मर्ज हो जाते हैं, पानी में लेवल बढ़ गया तो कभी दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसी टोटल वोटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, 500 से ज़्यादा भी लिख दोगे तो बहुत हैं। ठीक है, तो ये हो गए अंडमान निकोबार। खेती यहाँ भी होती है, आज भी ट्राइबल पीपल यहाँ रहते हैं। दूसरा जो है मेन द्वीप समूह वो है लक्षद्वीप, जो है अरब सागर में। ये लक्षद्वीप है जो अरब सागर में, इसको प्रवाल द्वीप बोलते हैं। प्रवाल होता है बेटा जो डेड एनिमल्स की हड्डियाँ और ये सब होती है ना, वो एक ही जगह पे इकट्ठी होती चली जाती हैं। और वो क्या है, जो डेड एनिमल्स या प्लांट्स इकट्ठे हो रहे हैं वो भी एक तरह का मिनरल है, और वो इकट्ठा होता चला जाता है और धीरे धीरे वो प्रवाल का रूप लेके पूरे एरिया को कवर कर लेता है। ये उसी से बने हुए हैं सारे। ठीक है, अब लक्षद्वीप में आप कैपिटल भी याद रखो, अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, लक्षद्वीप की कावारती है
ये भी याद होनी चाहिए। 1 अंक वाले क्वेश्चंस में आ सकता है। इंदिरा पॉइंट मैंने बताया वो भी आ सकता है। अब ये वाला जो प्रदेश है अरब सागर में लक्षद्वीप, इसमें ना मिनिकॉय है एक। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है और बाकी सारे देखेंगे आप छोटे छोटे डॉट के रूप में हमें दिखाई देते हैं, वो सब छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। इनकी भी विशेषता है, ऐसा नहीं है, ये भी हमारी सीमा को बढ़ाते हैं। यहाँ भी नारियल की खेती होती है, विजिटिंग पॉइंट है, या जिसको आप कहते हो लोग घूमने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस है बहुत अच्छा। ठीक है, तो हर एक जितने भी फीचर्स हैं बच्चे, उन सब की विशेषता कोई ना कोई ज़रूर है। अब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िए खुद से, और अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको आप दोबारा से देखिए वीडियो को और लेसन पढ़िए, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए, और उसके बाद आपका ये लेसन और उसके पीछे जो अभ्यास दिए हैं वो आप खुद कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते, यू कैन गिव मी इन कमेंट बॉक्स के ये क्वेश्चन नहीं आया, आई विल अगेन रिपीट द क्वेश्चन एंड आंसर, कैसे आप उसको करेंगे। ओके बच्चे, मैं आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से बुक में से रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो आगे वाले चैप्टर हैं ना वो इसी पे बेस हैं। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, अगले वाले चैप्टर पढ़वाऊँगी तो फिर बार बार पीछे तुम्हें देखना पड़ेगा। तो एक बार उसको सेल्फ स्टडी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं और आपको कहते हैं गुड बाय। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। बाय।